आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो शब्दों में दबी है, समय की धूल में छुपी है। एक ऐसी कहानी जिसे शायद आज की चमकती टीवी स्क्रीन पर जगह ना मिले, जहां घोषणाओं की चमक और बहस की गर्मी में अक्सर सच की आवाज दब जाती है। आज हम कोई सरकारी आंकड़ा नहीं देखेंगे, ना किसी पार्टी के घोषणा पत्र का विश्लेषण करेंगे। आज हम थोड़ा पीछे चलेंगे, हजारों साल, इतना पीछे कि शायद आपको लगेगा कि इसका आज से क्या लेना देना। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इतिहास के पन्नों में अक्सर हमें वो जवाब मिलते हैं जो वर्तमान की उलझी पहेलियों को सुलझाने में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं शुभम प्रधान और आप देख रहे हैं द एसपीएक्स एक्सपीरियंस। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जिसे मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिलती। जब टीआरपी की दौड़ में देश की बहस एक बंद कमरे तक सिमट जाती है, तब हमें उन कहानियों की तलाश होती है जो शायद हमें एक अलग नजरिया दे सके। हजारों साल पहले इस धरती पर इंसान ने सभ्यता की नींवें रखनी शुरू की थी। नदियां बह रही थी, फसलें उग रही थी और शहरों का विकास हो रहा था। इन सब के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ राजाओं, महाराजाओं और उनके बड़े बड़े युद्धों की बात करती हैं। लेकिन उन युद्धों के पीछे क्या था? उन शांति के वादों के पीछे क्या था? क्या वो सिर्फ एक राजकुमार का अहंकार था, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो आज भी हमारे सामने, हमारे शहरों में, हमारे गांव में हर दिन होता रहता है? आज हम चलेंगे मेसोपोटामिया, वो जमीन जहां इंसान ने पहली बार लिखना सीखा, जहां पहले शहर बने। और वहीं एक कहानी अनमरकर की, उरुक के राजा और उसकी अरट्टा पर चढ़ाई की। अनमरकर, उरुक का राजा, कितना शक्तिशाली नाम लगता है, नहीं? उसकी आंखों में बड़े सपने थे, उसके पास शायद वही ग्रैंड विजन था जिसका जिक्र आज भी बड़े बड़े मंचों से होता है। लेकिन उसका विजन क्या था? वो अराटा से क्या चाहता था? कहते हैं अनमरकर को अराटा से लैपिस लजूली चाहिए था, नीलम, वो अनमोल पत्थर जो उस वक्त बहुमूल्य माना जाता था। सोचिए, अराटा जो एक पहाड़ी इलाका था, बहुत दूर था उरुक से, फिर भी अनमरकर की आंखें वहीं थी। क्या ये सिर्फ लैपिस लजुली का खेल था, या फिर वो रिसोर्स कंट्रोल की शुरुआत थी जिसे आज हम इकोनॉमिक हेजिमोनी के नाम से जानते हैं? जब अनमरकर ने अराटा से अपनी मांगे रखी, तो अराटा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम क्यों दें? हमारी जमीन है, हमारा पत्थर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज कोई छोटा गांव, कोई आदिवासी इलाका अपने जल, जंगल, जमीन पर अपना हक जताता है, लेकिन उसकी सुनी जाती है। क्या उस वक्त अराटा की सुनी गई होगी? शायद नहीं, क्योंकि शक्ति का पलड़ा अक्सर एक तरफ झुका होता है। अनमरकद ने अपने दूत भेजे। लंबा सफर था, पहाड़ों से गुजरे, रेगिस्तानों को पार करते। दूत जाते, संदेश देते, और अराटा से जवाब मिलता, हम बड़े देवी देवताओं के सेवक हैं, हम आपके राजा के सामने नहीं झुकेंगे। ये एक कल्चरल क्लैश भी था, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। उरुक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और अराटा अपनी पहचान बचाना चाहता था। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब दूत बार बार जाते और आते रहे, तो एनमार्कर को परेशानी हुई। संदेश इतना लंबा हो गया, इतना जटिल, कि दूत उसे सही से याद नहीं रख पा रहे थे। याद है आपको, जब हमारे शहरों में, गांवों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, क्या वो वादे भी इतने बड़े नहीं हो जाते कि उन्हें सुनने वालों को भी याद नहीं रहता? या फिर उन वादों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उन्हें याद रखने की हिम्मत ही नहीं बचती? तो अनमरकर ने क्या किया? उसने एक चमत्कार कर दिया। कहते हैं उसने राइटिंग, लिखने की कला का आविष्कार किया। एक मिट्टी की टैबलेट पर पहली बार उसने संदेश लिखा, ताकि दूत उसे भूल ना पाए। सोचिए कितनी जरूरी थी वो संदेश, इतनी जरूरी कि एक नई कला का जन्म हो गया। लेकिन यहाँ मेरा सवाल है, क्या ये आविष्कार सच में सिर्फ संदेश को याद रखने के लिए था, या फिर ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल की शुरुआत थी? जब आप लिखते हैं तो आप
तय करते हैं कि क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा और कौन पढ़ेगा। क्या ये पहला प्रेस रिलीज था जो राजा के हाथों में था? क्या ये पहला मास्टर स्ट्रोक था जहां राजा ने खुद अपना नैरेटिव सेट किया? आज हमारी उंगलियां स्मार्टफोन्स पर घिस रही हैं। हमारे स्क्रीन्स पर हजारों संदेश आते हैं, ट्विटर के कैरेक्टर्स में, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स में, हर दिन हर पल। लेकिन क्या हमें सच में लगता है कि हम इन्फॉर्म्ड हैं, या हम बस उन टैबलेट्स पर घिस रहे हैं जो किसी और ने लिखी है? क्या आज भी एनमरकर की तरह कोई अपने ग्रैंड विजन को हम पर थोपने के लिए हर दिन नए स्क्रिप्ट्स नहीं लिख रहा? एनमरकर ने अराटा को धमकी दी, कहा अगर तुमने लैपिस लजूली नहीं दिया तो तुम्हारी धरती बंजर हो जाएगी, तुम्हारी नदियां सूख जाएगी, तुम्हारे लोग भूखे मरेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी धमकी, उरुक के लोग उनके सारे देवताओं को उठा लाएंगे। ये रिलीजियस ब्लैकमेल था, स्पिरिचुअल टेररिज्म। क्या आज भी ऐसा नहीं होता? जब आपको डराया जाता है, जब आपसे कहा जाता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। और आटा के लोग, उन्होंने क्या सोचा होगा? उन्हें क्या पता था लापिस lazuli का व्यापार क्यों इतना जरूरी है? शायद उनके लिए वो बस एक पत्थर था, या उनके देवताओं का प्रतीक। उनके लिए तो उनकी जमीन, उनका पानी, उनका परिवार जरूरी था। उन्हें कौन समझाता कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये ग्लोबल ट्रेड है? वो तो बस अपने खेत में काम करते थे और अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। और फिर आखिर में युद्ध हुआ। अनमरकर की सेना ने अराटा पर चढ़ाई की। कैसे लड़े होंगे वो लोग जो अपने राजा की ग्रैंड विजन को नहीं समझते थे, बस अपने गांव की सुरक्षा चाहते थे। कितने मरे होंगे, कितने घर उजड़े होंगे। इन इतिहास की किताबों में उनके नाम नहीं लिखे होते, उनके आंसुओं का जिक्र नहीं होता। सिर्फ राजा की जीत का, उसके मास्टर स्ट्रोक का जिक्र होता है। क्या ये जीत सच में जीत थी? एनमरकर को लैपिस lazuli मिल गया होगा, उसने बड़े बड़े मंदिर बनाए होंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया होगा। लेकिन अराटा के लोगों को क्या मिला? उन्हें क्या डेवलपमेंट मिला? शायद सिर्फ एक नया शासक और वही पुरानी गुलामी। ये कहानी सिर्फ हजारों साल पुरानी नहीं है। ये कहानी हर उस जगह की है जहां शक्ति और व्यापार के नाम पर आम लोगों को कुचल दिया जाता है, जहां उनके संसाधनें छीन ली जाती हैं और उन्हें सपने दिखाए जाते हैं विकास के, प्रोग्रेस के। जबकि प्रोग्रेस किसकी होती है, ये सवाल हमेशा अधूरा रह जाता है। हमारे देश में कई बार जब कोई बड़ा फैसला आता है तो उसके पीछे की असली वजह छुपा दी जाती है। कहा जाता है कि ये देश हित में है, बिल्कुल एनमरकर की तरह। जो बोल दिया वही सच है और बाकी बाकी सब एंटी नेशनल है। या शायद अराटा के लोग भी एंटी उरुक कहलाए होंगे, जिन्होंने राजा के विजन पर सवाल उठाए होंगे। जब टीवी पर चमकती स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, क्या हम सोच पाते हैं कि उसके पीछे कितनी अनसुनी कहानियां दब गई हैं? कितने अनमरकर अपनी नई टैबलेट पर नए सच लिख रहे हैं, और कितने अराटा के लोग चुपचाप अपना दर्द सह रहे हैं? आज भी हमें बताया जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, कितने शक्तिशाली हैं, हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। लेकिन किसकी कीमत पर? उन लाखों बेरोजगार नौजवानों की कीमत पर, जिन्हें लगता है कि उनका भविष्य सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनकर रह गया है। उन किसानों की कीमत पर, जिनके पसीने की कीमत भी एनमरकर के लैपिस lazuli से कम हो गई है। क्या ये भी एनमरकर की डिप्लोमेसी नहीं है, जहां बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन नतीजे छोटे छोटे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका नेगोशिएटिंग पावर शून्य होता है, जिनका काम सिर्फ सुनना होता है, सवाल करना नहीं। जब हम शाम को अपने घर लौटते हैं थके हारे, टीवी खोलते हैं, तो क्या वहां एनमरकर और अराटे की कहानी का नया रूप नहीं चल रहा होता? कोई नया राजा, कोई नया अराटा और कोई नया बहाना, जिसके पीछे बस वही पुराना लैपिस lazuli का लालच छुपा होता है। कभी वो विकास के रूप में, कभी राष्ट्रवाद के रूप में। और हम आम जनता, हम क्या करते हैं? हमें बताया जाता है कि हम डिजिटल इंडिया के हिस्सा हैं, लेकिन हमारी आवाज
क्या वो सच में डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है या बस सर्वर डाउन हो जाती है? हम अनमरकर के महान आविष्कार के युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या हमें सच में अपनी कहानी लिखने की आजादी है, या हम बस उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं जो हमें बताए जाते हैं? जरूरी नहीं कि अनमरकर ने जो किया वो बिल्कुल गलत ही था। हर राजा अपने समय में अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लेता है, लेकिन जरूरी यह है कि हम सवाल करें। हर बड़े फैसले पर, हर बड़े वादे पर, हर उस घोषणा पर जो आपके नाम पर, आपके लिए की जाती है। हमारे पास अनमरकर की तरह टैबलेट्स नहीं है लिखने के लिए, लेकिन हमारे पास आवाज है। हमारे पास सोचने की शक्ति है। उस सोचने की शक्ति को इन चमकती स्क्रीन्स की चकाचौंध में खो मत जाने दीजिए। अपने अंदर के अनमरकर को भी जानिए, और उस अर्राटा को भी जो आपके आसपास है। अगर आपको लगा कि इन शब्दों में, इस गुफ्तगू में कोई सच है, कोई आवाज है जो मैं आप तक पहुंचा सका, तो इस सफर में हमारे साथ बनिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसे सवालों पर गौर करना चाहते हैं।